प्रांजल है क्लास में, मीत है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। लास्ट हम लोग बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे? एसिडिक स्ट्रेंथ की कंपैरेटिव स्टडी करी थी कल हम लोगों ने थोड़ा सा। तो इसमें एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग, जिससे कि हमारा बात बन जाए। क्वेश्चन एक आया हुआ है, कहाँ पे? अच्छा देखो, अगर इस पे CH3 लगाते हैं तो क्या इफेक्ट होगा, आप लोग सोचो और बताओ। सपोज हमारा फिनॉल है, इस पे हमने CH3 अप्लाई कर दिया। एक कंपाउंड तो फिनॉल है, दूसरा CH3 हमने अप्लाई किया है, लगाया है ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा। तो क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो सकता है? इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्रिसॉल। ऑर्थो क्रिसॉल हो गया, पैरा मेटा। चलिए बताइए, सोचिए क्या होगा। हाँ देखो, ये 4 कंपाउंड है, देख पा रहे हैं सब लोग। एक फिनॉल है और बाकी हमने लगाए हैं मिथाइल ग्रुप्स को लगाया। एक बार ऑर्थो पे लगा दिया, एक बार पैरा पे, एक बार मेटा पे लगा दिया। तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है, किसका सबसे ज़्यादा किसका सबसे कम, कैसे ABCD में अरेंज करना है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लिखना है। ये मेंस का भी फेवरेट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन आते ही हैं। एसिडिक बेसिक को कंपेयर करना। बताऊं या आप बताएंगे? B का हाईएस्ट होगा। अच्छा, कैसे, रीज़न? हाँ, CH3 कैसा ग्रुप है? प्लस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन को देता है, ये डोनेट करता है। EDG है, तो EDG को अगर लगाते हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, ये डाउन करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये पॉइंट तो पिक किया प्रियांजल ने कि B तो हाईएस्ट होगा एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बोल सकते हैं। इतनी बात सबको समझ आती है। अब हमें देखना है कि आई इफेक्ट अगर देखें तो कहाँ पे ज़्यादा लगेगा, कहाँ पे कम लगेगा। ठीक है, तो आई इफेक्ट की अगर बात करो तो आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। इंडक्टिव इफेक्ट की बात करो अगर, तो वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा लगना चाहिए इंडक्टिव, अगर बोले तो। जैसे मान लो ये फिनॉक्साइड आयन है, यहाँ पे अगर ऑर्थो पे CH3 लगा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ पुश होंगे, इस तरफ, और इस तरफ अगर इलेक्ट्रॉन पुश होंगे तो लोकलाइज हो जाएगा चार्ज, मतलब O के ऊपर O की तरफ जा रहा है।
तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लोकलाइज हो रही है, डिस्पर्स नहीं हो रही है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, डाउन होगा। ये बात समझ आ गई। अब हम देखें कि ऑर्थो, मेटा, पैरा में क्या सिचुएशन बनती है। ठीक, अब अगर देखो तो आपका CH3 यहाँ पे अटैच है, ऑर्थो पे अटैच है, तो इंडक्टिव सबसे ज़्यादा क्रिएट करेगा। अगर पैरा पे अटैच है तो ऐसा देखा गया कि पैरा पे अगर इसका अटैचमेंट है तो पैरा पे अप्रॉक्स ऑर्थो और पैरा की सिचुएशन सेम आई, और मेटा की सिचुएशन अलग हो गई, क्योंकि बात हो रही थी इंडक्टिव इफेक्ट की। अगर M इफेक्ट की बात होती तो M इफेक्ट में हम मेटा वाली पोजीशन को कंसीडर ही नहीं करते। मेटा की पोजीशन को कंसीडर ही नहीं करते। भाई यहाँ पे ये भी तो हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर कर रहा है। यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इधर भेज रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इधर भेज रहा है। यहाँ पे अगर देखो तो ये इधर और ये इधर। अब मेटा पोजीशन पे क्या होता है, M इफेक्ट काम ही नहीं करता क्योंकि यहाँ पे चार्ज ही नहीं आता, तो यहाँ पे केवल I इफेक्ट काम करेगा। और अगर हम बात करें सिंपल फिनॉल की, तो सिंपल फिनॉल में तो कोई बात ही नहीं। तो अगर ऑर्डर देखो तो इन दोनों का सेम आता है, इसका 3rd नंबर पे। और क्लियर है बात? कौन आया इस समय? अच्छा, अब देखो एक और करते हैं इसी तरीके से, तो देखते हैं उसमें क्या समझ आती है अपने को। OH यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 पैरा पे लगा दिया, यहाँ पर OH है, यहाँ पे OCH3 लगा दिया आपकी बार, मिथॉक्स। यहाँ पर OH है और यहाँ पे NO2 लगा दिया। अब क्या सिचुएशन होगी, जो ग्रुप्स अटैच है, देखो ये तो कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर को छोड़ देते हैं, जो एडिशनल फैक्टर है उसकी बात कर लेते हैं। एक ये भी है अपना फिनॉल भी मान। तो CH3 को देखने से आपको क्या पता लग रहा है, पहले वाले में प्लस I इफेक्ट लगेगा, यस और नो? दूसरे को देखो तो दूसरे में यहाँ पे O के ऊपर लोन पेयर भी होता है, तो लोन पेयर रिंग में जा भी सकते हैं, ठीक है। और O जो हो सकता है इलेक्ट्रॉन को पुल भी कर सकता है, तो -I इफेक्ट भी लगना है। और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं रिंग के तो +M इफेक्ट भी लगना है। लेकिन आपको पता है कि +M इफेक्ट डोमिनेट करता है I इफेक्ट के ऊपर। केवल हैलोजन के केस में I इफेक्ट डोमिनेट करेगा, बाकी सारे केसेस में M इफेक्ट बड़ा माना जाता है, ठीक। अब NO2 को देखो, NO2 क्या करेगा, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ पुल करेगा, और इसमें I इफेक्ट बाहर की तरफ पुल कर रहा है, और -I भी अटैच होगा इफेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे है कार्बन और यहाँ पे है नाइट्रोजन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ -I भी लगने वाला है और -M भी लगने वाला है। लेकिन ओवरऑल में हम लोग दोनों एक ही तरीके से काम कर रहे हैं, हम लोग किसको देखेंगे, -M को देखेंगे।
इसमें देखो, इसमें OH है सिंपली, तो इस पर कोई ग्रुप अटैच नहीं है, तो यहाँ ये वाला इफेक्ट नहीं है। अब देखो, अगर इसको A बोल दो, B बोल दो, ये C बोल दो, इसको D बोल दो, तो देखो ये CH3+I है, तो ये इलेक्ट्रॉन को देगा, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ऑक्सीजन की तरफ भेज रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये डिक्रीज कराएगा एसिडिक स्ट्रेंथ को। इतनी बात सबको समझ आती है। और +M इफेक्ट जहाँ पे डोमिनेट कर रहा है सेकेंड वाले केस में, ये क्या कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को ये भी पुश कर रहा है, तो ये भी क्या करेगा, ये भी आपका डिक्रीज कराएगा। NO2 को देखो, तो NO2 ग्रुप अगर अटैच है तो NO2 ग्रुप -M लगा रहा है, तो ये -M वाले क्या करते हैं, डिस्पर्स कराते हैं चार्ज को, तो जो डिस्पर्स कराएगा वो क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। क्लियर? अच्छा, इसमें एक और लगा देते हैं, ये अलग केस बन जाएगा, यहाँ Cl लगा देते हैं। अब Cl लगा दिया आपने, तो यहाँ माइनस है, I और -M दोनों लगेंगे, लेकिन डोमिनेट कौन करता है हेलोजन के केस में, आपको बताया हुआ था, हेलोजन के केस में हमेशा -I डोमिनेट, -I और +M लगेंगे, और जिसमें से -I डोमिनेट करेगा। तो -I अगर डोमिनेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आने वाले हैं, तो ये भी इंक्रीज करेगा। इतनी बात सबको क्लियर है कि दो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। अगर एक कंपाउंड फिनॉल होता तो उसके ऊपर CH3 लगाओगे तो वो भी डिक्रीज करेगा, OCH3 लगाओगे तो वो भी डिक्रीज करेगा, NO2 लगाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, और Cl लगाओगे तो वो भी इंक्रीज करेगा। यहाँ तक क्लियर है? तो ये तो पता चल गया कि भाई C और D के ज़्यादा हैं और A और B के कम होंगे उससे एसिडिक स्ट्रेंथ। अब C और D में चूज़ करना है, तो C और D में अगर चूज़ करना है तो आपको एक जनरल रूल पता है कि M इफ़ेक्ट अगर है आपका, -M इफ़ेक्ट कहीं पे लग रहा है और -I लग रहा है किसी सिचुएशन में, तो इसकी डिग्री बड़ी होगी। तो अगर -M और -I को कंपेयर करना है, तो जब -M को हमें बड़ा लेना है, तो यहाँ पे तो -M डोमिनेट कर रहा है, इसमें -I डोमिनेट कर रहा है, तो इन दोनों केस को अगर C और D को कंपेयर करोगे तो C ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा। अब ऐसे ही अगर A और B को कंपेयर करो, तो A और B में अगर देखो तो A B में क्या सिचुएशन बनेगी, एक +I से भेज रहा है और एक +M से भेज रहा है इलेक्ट्रॉन। देखो, ये +I से भेज रहा है और ये किससे भेज रहा है इलेक्ट्रॉन को, +M से भेज रहा है। तो इसमें कौन ज़्यादा तेज़ी से भेजेगा इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन को? यहाँ पे भी वही चीज़ है, बस यहाँ पे पॉजिटिव वाला है, +M और +I को कंपेयर करना है। तो +M और +I को अगर कंपेयर करना है तो आपको पता है कि +M को जीतना है, तो ये क्या करेगा, ये ज़्यादा डिक्रीज़ करवाएगा, यानी कि सबसे कम किसका होना चाहिए, B का कम है किससे, A से। तो लिस्ट पोजीशन पे कौन बना, B लिस्ट पोजीशन पे आ गया। उसके बाद ऑर्डर आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ पे A का, फिर उसके बाद जाएंगे D, और फिर उसके बाद कौन जाएगा, C। ऑर्डर अगर हम बोलें तो सबसे कम B, फिर उसके बाद आया A, फिर उसके बाद आया आपका D, और फिर उसके बाद आया कौन, C। मतलब आपने OCH3 लगाया तो सबसे ज़्यादा डिक्रीज़, फिर आपने CH3 लगाया, फिर उसके बाद आपने क्या लगाया, Cl लगाया, फिनॉल।
फिर क्या लगाया, NO। बात सबको समझ आ रही है, नहीं आ रही है, बता दो मेरे को ज़रा सा। देखो सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करना है, कौन सा कॉमन फैक्टर है। फिनॉल दिया हुआ है तो फिनॉल में OH ग्रुप तो सब में काम कर रहा है, जो आपका अलग फैक्टर है उसको देखते हैं हम लोग। तो CH3 को देखा, OCH3 को देखा, NO2 को देखा, Cl को देखा। सारे ग्रुप्स की टेंडेंसी मैंने आपको लिखवा रखी है, कौन सा प्लस M है, कौन सा माइनस I है, कौन सा प्लस I है, और कौन डोमिनेट करता है ओवरऑल में, M को डोमिनेट करना है। हेलोजन अगर कहीं पे आ जाता है, Cl, F, Br ये आ जाते हैं, आयोडीन, तो हमें ध्यान रखना है कि वहाँ पे माइनस I बड़ा हो जाता है। लेकिन अगर कहीं पे माइनस I है और कहीं पे M है, दूसरे केस का M है, तो उसमें आपको M को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है कि M आपका इंक्रीज़ या डिक्रीज़ ज़्यादा कराएगा, जो भी उसकी सिचुएशन है, प्लस M है, माइनस M है, उसके अकॉर्डिंग देखें। तो इस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को अलग अलग करेंगे, कौन डिक्रीज़ कर रहा है, कौन इंक्रीज़ कर रहा है, फिर उन दोनों में कंपेयर करेंगे। क्लियर? अब देखो, जैसे मान लो कि हम लोग ले लेते हैं NH2 लगा दें, हमने लगा दिया सपोज, यही सेम क्वेश्चन, फिनॉल ही लिया है, एक बार NH2 ऑर्थो पे प्लेस कर देते हैं, एक बार NH2 मेटा पे लगा देते हैं, एक बार NH2 अमीनो ग्रुप को पैरा पे लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या इफेक्ट काम कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो NH2 के पास LP होता है, तो NH2 LP को भेज सकता है इधर की इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन को भेज सकता है। तो इलेक्ट्रॉन को भेजना है तो मतलब कौन सा इफेक्ट लग रहा है, प्लस M लग रहा है। और ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो माइनस I भी लगेगा। सारे केसेस में ये होगा। क्लियर है इतनी बात? अब सेकंड वाले केस में देखो मैंने कुछ नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सेकंड वाले केस में केवल जो इफेक्ट लगेगा वो माइनस I लगेगा, M नहीं लगेगा। M क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि M इफेक्ट हम लोग देखते हैं कि जब चार्ज डेवलपमेंट होता है इस लोन पेयर के घूमने के कारण, तो वो केवल ऑर्थो और पैरा यही पोजीशन पे तो आता है। अगर यहाँ पे हमारा OH अटैच है तो केवल इस पे निगेटिव चार्ज आता था, कभी इस पे आता था और कभी इस पे आता था जब इलेक्ट्रॉन मूव करते थे। कभी भी इस पे तो चार्ज आता नहीं था, ये मेटा पोजीशन आता था क्या? यस और नो? तो जिस पोजीशन पे इसके इलेक्ट्रॉन के जाने से चार्ज ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि वहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज़ नहीं होगी। वैसे तो अगर इलेक्ट्रॉन को देने वाले ग्रुप अटैच होते हैं तो आपकी डेंसिटी इंक्रीज़ होती है, लेकिन अगर कंपैरेटिव वे में देखें तो ऑर्थो और पैरा पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होती है क्या, सारी पोजीशंस पे तो सब पोजीशंस पे तो सब पे इंक्रीज़ होती है इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो, लेकिन जो मेटा पोजीशन होती है उस पे डेंसिटी मूव उतनी नहीं बढ़ती है जितनी कि ऑर्थो और पैरा पे होता है। तो ऑर्थो और पैरा को इसीलिए हम लोग कंसीडर करते हैं और मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंसीडर नहीं किया जाता। क्लियर है इतनी बात? तो इसका मतलब अगर हम देखें तो इसमें प्लस M माइनस I लगेगा, इसमें प्लस M माइनस I लगेगा, लेकिन इसमें केवल माइनस I इफेक्ट लगेगा। M की बात यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे।
ड्यू टू मेटा पोजीशन। क्लियर है? अब देखो अब कैसे कंपेयर करें। अब भाई हमने बोल दिया यहाँ पे केवल माइनस आई लग रहा है, यहाँ पे m लग रहा है, i लग रहा है, यहाँ पे m लग रहा है, i लग रहा है, तो m को डोमिनेट करना है, यहाँ पे भी m को डोमिनेट करना है। एक प्लस m है, दूसरा भी प्लस m है, तो और ये माइनस i है। माइनस i क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? डिस्पर्स करेगा। यही तो करता है माइनस i। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्पर्स कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अंदर की तरफ भेज रहे हैं। तो ये वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भेज रहा है इसके पास, OH के पास, तो इसका मतलब ये क्या करेगा? डेंसिटी को फोकस करेगा O की तरफ। ये भी करेगा डेंसिटी को फोकस O की तरफ। और जब भी फोकस होगी डेंसिटी तो एसिटिक स्ट्रेंथ क्या होगी? डिक्रीज करेगी। यहाँ पे और यहाँ पे एसिटिक स्ट्रेंथ ऑर्थो और पैरा पे डिक्रीज करने वाली है। और माइनस आई पे क्या होने वाली है? यहाँ से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो माइनस आई पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स होगी। यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स होगी। जब डिस्पर्स होगी तो एसिटिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। तो अगर इन तीनों में बोला जाए तो ऐसा देखा गया है कि ऑर्थो और पैरा दोनों में लगभग सेम टू मतलब अप्रॉक्सी सेम आती है एसिटिक स्ट्रेंथ, लेकिन मेटा में क्या होगी? मेटा पे अगर NH2 लगा हुआ है तो एसिटिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्लियर? हाँ, CH3 के केस में हमारा मेटा का सबसे हाईएस्ट था। अच्छा भाई, कौन से केस को कह रही है? ये वाले? इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें एसिडिक ऑर्डर हमने किसको बताया था सबसे ज़्यादा? बी वाले को, बी को। तो बी पे तो CH3 लगा ही नहीं है। बी पे तो कहाँ CH3 लगा है? ये तो इलेक्ट्रॉन, हाँ, डोनेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज कराएगा। बी पे तो इलेक्ट्रॉन लगा ही नहीं, डोनेटिंग ग्रुप लगा ही नहीं है ना। मान लो इसकी एसिटिक स्ट्रेंथ सपोज इसका Ka है 100, अब ये आ गया तो 100 से कम करवाएगा ये वाले और ये वाले। ठीक है, बात क्लियर हुई या नहीं हुई? प्रियांजल के साथ साथ और किसी को भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी से थोड़ा चीज़ें थोड़ा सा जल्दी से समझ आती नहीं है, तो आप लोग आराम से टाइम लेते हुए पूछ लो मेरे को, जैसे प्रियांजल ने पूछा। सबसे पहले यही ऑब्जर्व करना है आपको, ग्रुप कौन कौन से लगे हैं, वो क्या क्या काम कर रहे हैं, वो किस पोजीशन पे लगे हैं, किस पोजीशन पे मेटा काम करता है, किस पोजीशन पे मेटा काम नहीं करता। इस तरीके से हम लोग ऑब्जर्व करके फिर उसके बाद देखेंगे अपने आंसर। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो मेटा को देखना ही नहीं था, यहाँ पे केवल माइनस आई लग रहा था, यहाँ पे मेटा लग रहा था, यहाँ पे मेटा लग रहा था, तो यहाँ पे माइनस आई के कंपैरिजन में मेटा को हमने प्रायोरिटी दे दी। और अगर प्लस m लग रहा है यहाँ पे, तो प्लस m का मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा आपका?
अंदर की तरफ जाएगा, रिंग की तरफ जाएगा, और रिंग की तरफ इधर OH की तरफ अगर जाएगा तो फोकस हो जाएगा एक तरफ, तो अगर फोकस होगा तो डिस्पर्सल तो होगा नहीं। ठीक, अब जैसे कल हम लोगों ने एक नाइट्रोफिनॉल वाला केस किया था, तो नाइट्रोफिनॉल वाले में ऑर्थो पैरा को जब हम देख रहे थे तो ऑर्थो में एक स्पेशल चीज़ हो गई थी। जैसे अगर इसकी बात करो, ये एक ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है और ये एक पैरा नाइट्रोफिनॉल है ना। इन दोनों में पूछा जाता है कि भाई वोलेटाइल कौन ज़्यादा हो। तो क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में एक कंडीशन बन जाती है, ये OH और इसका N और O, इसके बीच में इसका OH आ जाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है इसमें। अगर हम देखें तो इसमें हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ, तो H ट्रैप हो जाता है। और ये जो बॉन्डिंग होती है ये स्पेशल तरीके की है, कौन सी बोलते हैं इसको, इंट्रामोलिकुलर। और इंट्रामोलिकुलर से हमेशा क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है मॉलिक्यूल, तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये क्या लेस वोलेटाइल होगा, मोर वोलेटाइल होगा, ये हो जाएगा मोर वोलेटाइल। लेकिन अगर हम यहीं पे बात कर लें पैरा की, तो पैरा में दूसरी सिचुएशन बन जाती है। पैरा नाइट्रोफिनॉल को अगर ले लो तो इसके दो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपोजिटली अटैच हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसी कोई OH और NO2 एक दूसरे के पास नहीं है, तो इस तरीके का नहीं बन सकता हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन इसमें भी बन जाता है। कैसे बनता है देखिए, ये यहाँ पे OH आ गया और यहाँ पे आ गया NO2, देख पा रहे हैं। अब इसका ऑक्सीजन और इसके बीच में हाइड्रोजन, यहाँ पे हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें क्या होता है कि आपका एडजेसेंट मॉलिक्यूल अटैच होते जाते हैं एक दूसरे से। जैसे यहाँ पे है आपका N+, यहाँ पे है O-, ये आपके अटैच हो गए एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अब क्या होगा, जो तीसरा मॉलिक्यूल आएगा, तीसरे मॉलिक्यूल में इधर जो ये H है इससे फिर से अटैचमेंट होता है। अब यहाँ पे आ जाता है N और इसके बीच में बन जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर यहाँ से चौथा आएगा। इस तरीके से मॉलिक्यूल सीरीज़ और सीरीज़ में बड़ा मॉलिक्यूल को क्या कर देते हैं, स्ट्रक्चर को पूरा बल्की बना देते हैं। और जब भी इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। और इंटरमॉलिक्यूलर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो मॉलिक्यूल बन जाता है बल्की, और बल्की होने से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। फिर वो जल्दी से बड़ा मॉलिक्यूल जल्दी से वेपर में कैसे कन्वर्ट होगा, तो ये हो जाता है लेस वोलेटाइल। क्लियर हुई बात। पूछते ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में कौन सा मोर वोलेटाइल है। सबको क्लियर है, नहीं है? किसी का मैसेज आया कुछ? अच्छा, अब देखो, जैसे मान लो एक और केस ले लेते हैं हम लोग। फिनॉल ही है हमारा,
अब की बार क्या करते हैं, सब पे मेटा पोजीशन पे ही लगा। मैं देख रही थी, करवा तो मुझे सब पे मेटा पोजीशन पे ग्रुप्स लगा दिए। एक तो फिनॉल ले लिया और दो ऐसे ले लिए जिसमें मेटा पोजीशन पे हमने ग्रुप्स प्लेस कर दिए। एक में OCH3, एक में NH2 और एक तो फिनॉल। तो कौन कौन से इफ़ेक्ट होंगे, चलो अब आप लोग बताओ जरा। ए में कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं हमको? मीत बताइए। मीत, स्ट्रक्चर ए में कौन कौन से इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं? अनुकृति, हर्षित, कहाँ है ये बच्चे? ए में प्लस आई, अच्छा प्लस आई कैसे, चलो एक्सप्लेन करो, बताओ जरा कहाँ पे, मतलब आपको कहाँ पे लगा? माइनस आई, देखो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है ना, तो माइनस ऑक्सीजन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो माइनस आई तो लगना ही लगना है। और ये लोन पेयर है तो लोन पेयर अंदर जा भी सकता है रिंग में, इधर की तरफ मूव कर सकता है, तो प्लस एम हो गया। इतनी बात से सब लोग एग्री कर रहे हैं? अब जो इफेक्ट आप देखते हो उसकी वजह से आप ये भी देख लो वो डिक्रीज कराएगा इंक्रीज कराएगा, साथ साथ में वो भी लिख लेते। माइनस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं तो H निकलवाना है हमें, तो इलेक्ट्रॉन को ये बाहर की तरफ खींचेगा माइनस आई इफेक्ट, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, इंक्रीज कराएगा, ठीक है। और प्लस एम की अगर बात करो तो ये इलेक्ट्रॉन को अंदर भेज रहा है, यानी इधर की तरफ फोकस कर रहा है, तो ये क्या कराएगा, डिक्रीज कराएगा। ये सबको क्लियर है? क्या बात है, आज क्लास में बड़ा सन्नाटा है। अब देखो यहाँ की अगर बात करो तो यहाँ पे NH2 है तो ये भी लोन पेयर दे सकता है, तो प्लस एम भी हम देख सकते हैं, और N इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे OH सिंगल लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम केवल फिनॉक्साइड आयन देखेंगे। अब देखो ये पोजीशन है मेटा, ए और बी में जो NH2 लगा हुआ है या OCH3 लगा है, ये किस पोजीशन पे लगा हुआ है, मेटा पे, तो यहाँ पे M को तो काम ही नहीं करना है, तो ये खत्म हो गया। तो माइनस आई के हिसाब से सोचना पड़ेगा हमें। अब माइनस आई के हिसाब से अगर देखो तो माइनस आई में कौन किसका माइनस आई ज़्यादा होता है, NH2 का या OCH3 का? अब जो लिस्ट आपको बताई हुई है उसमें माइनस आई इफेक्ट OCH3 का ज़्यादा, NH2 के कंपैरिजन। तो अगर माइनस आई इसका ज़्यादा है तो माइनस आई वाले इंक्रीज़ कराते हैं, तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ इसमें होगा क्या,
उसके बाद इससे कम माइनस आई इसका होगा, तो इसमें थोड़ा इंक्रीज होगा, लेस इंक्रीज बोल सकते हो। कौन से वाले में? जिसमें NH2 लगा रखा है। और इसका लास्ट में आएगा, तो क्या बनेगा अपना ऑर्डर? सबसे ज़्यादा इंक्रीज इसमें हो रहा है, A में, फिर उसके बाद B में, और ये लास्ट में। सबको क्लियर है तो बोल दो यस, नहीं क्लियर है तो बोल दो हाँ। फर्स्ट वाले में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी। कहाँ, कैसे? देखो देखो क्या बोला यहाँ पे बीच में, देखो एक ये लाइन लिखी हुई, ये दोनों इफेक्ट थे, ठीक है। पहले हमने लिख लिया क्या क्या पॉसिबल था, फिर उसके बाद हमने इसकी पोजीशन को देखा, तो मेटा पोजीशन पे M इफेक्ट की कोई वैल्यू ही नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे तो चार्ज ही नहीं आता भाई। इसके कंपैरिजन में ये मेटा हो गया ना, तो इसके इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे तो चार्ज ही नहीं आएगा। कहाँ पे आएगा? या तो इस ऑर्थो पे, या इस ऑर्थो पे, या इस पैरा पे। इन दोनों पोजीशन पे तो कुछ होने ही वाला नहीं मेटा पे भाई। इसके कंपैरिजन में अगर देखो आप, तो ये मेटा हो गया ना, यहीं पे इलेक्ट्रॉन भेजना है या यहाँ से खींचना है। क्लियर? ठीक। पहले तो ये फर्स्ट लाइन में मैंने आपको लिख के दिखाया कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कौन कौन से ग्रुप कौन कौन से इफेक्ट कॉज कर सकते हैं। फिर लास्ट लाइन में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई ये तो मेटा पोजीशन पे ग्रुप्स लगे हुए हैं, मेटा पोजीशन पे M की बात ही नहीं होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज होती ही नहीं है। तो इसको हमने क्या किया, M इफेक्ट को नेगलेक्ट कर दिया। M इफेक्ट को नेगलेक्ट किया तो माइनस आई इफेक्ट के हिसाब से देखा स्ट्रक्चर को, तो माइनस आई इसका ज़्यादा होता है तो ये ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, इसका कम होता है तो ये थोड़ा कम इंक्रीज़ करेगा, ये तो नॉर्मल है। तो ये सबसे लास्ट में आएगा। क्लियर है सबको? अब इसका आंसर सब लोग बताएंगे। OH है और हमने हेलोजन लगा दिए हैं, और एक बार ऑर्थो पे, एक बार मेटा पे लगा देते हैं, और एक बार पैरा पे लगा देते हैं, और एक बार नॉर्मल ले लेते हैं फिनॉल। चलो अब बताओ। आयुष आप बताएंगे। आयुष है क्लास में, लेकिन आयुष का माइक काम नहीं कर रहा ना। किसका किसका माइक काम नहीं कर रहा, वो बता दो तो उससे पूछे ही नहीं। कौन कौन है क्लास में? मीत है, विधि है, अभिनव है, विकास है, हर्षित है, अनुकृति कहाँ गई? प्रणय भी नहीं। चलो चलो अभिनव बताओ। सीधे आंसर नहीं बताना है, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन। हेलोजन लगा दिया, हेलोजन के पास 3 लोन पेयर होंगे ही होंगे, तो लोन पेयर से क्या देगा, वो क्या करेगा? अभिनव मीत
और कौन है क्लास में? हर्षित, वॉइस पहुंच रही है सब तक? चलो प्रियांजल आप ट्राई करो। ट्राई नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, एक बार ट्राई तो करो, गलत होगा सही होगा उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप बताओ, आंसर तो मैं बताऊंगी, आप तो बताओ एक बार। प्रियांजल बताओ फर्स्ट वाले में क्या हो? अच्छा देखो भाई, क्योंकि एक्स है हेलोजन, तो पहली बात प्रियांजल ने बोली कि माइनस आई तो लगेगा और प्लस एम इसलिए लगेगा क्योंकि लोन पेयर दे सकता है और ये एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है इसलिए माइनस आई लगेगा। ठीक, लेकिन आपको मैंने बताया था कि हेलोजन अगर लगा हुआ और रिंग के ऊपर किसी और ग्रुप के साथ, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका माइनस आई ज़्यादा होता है, तो डोमिनेटिंग फैक्टर माइनस आई है। ठीक, अब एक बार ये मेटा पे लगा हुआ है, एक बार ये पैरा पे लगा हुआ है और एक बार ये नहीं है, यहाँ पे हमने क्यों पैरा पे लगा दिया? अब क्या देखें, अब हम लोग देखते हैं कि भाई ये ग्रुप लग गया और एम को हमें देखना नहीं है, एम इफ़ेक्ट को नहीं देखना है, तो हमें देखना है कौन से इफ़ेक्ट को? हमको देखना है माइनस आई इफ़ेक्ट। तो माइनस आई इफ़ेक्ट अगर हम देखते हैं तो माइनस आई इफ़ेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? माइनस आई इफ़ेक्ट की अगर बात करो तो माइनस आई इफ़ेक्ट डिपेंड करता है हमारा डिस्टेंस के ऊपर। ग्रुप जितना ज़्यादा पास होगा उतना माइनस आई इफ़ेक्ट लगेगा, ग्रुप जितना ज़्यादा दूर होगा उतना कम माइनस आई इफ़ेक्ट लगेगा। जैसे आपको जब इंडक्टिव इफ़ेक्ट पढ़ाया था तो ऐसे बताया था, ये एक्स अगर खींचता है इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, फिर ये पॉजिटिव सेंटर बनता है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो अब क्या होता है, ये पॉजिटिव सेंटर खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को तो यहाँ पे पॉजिटिव फिर डेवलप होता है, फिर यहाँ पॉजिटिव डेवलप होता है, ऐसे करके पॉजिटिव डेवलप होता है। लेकिन ये इफ़ेक्ट 4 कार्बन तक ही अप्लाइड है, उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं इतना कम हो जाता है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और फिर 4 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट काम करना बंद कर देता है, मतलब इतना कम होता है कि उसको नेगलेक्ट कर देता है। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। क्लियर? तो आई इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। अब अगर हम देखें तो ये एक्स ग्रुप सबसे पास ये यहाँ पे है, यहाँ पे डिस्टेंस सबसे कम है, और यहाँ पे डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है OH और इसके बीच की। इतनी बात क्लियर है सबको? यस और नो? तो जहाँ पे डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है वहाँ पे माइनस आई इफेक्ट सबसे डिस्टेंस सबसे कम है वहाँ पे माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा लगेगा। हाईएस्ट वेयर डिस्टेंस बिटवीन ग्रुप इज लीस्ट, और माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन को डिस्पर्स कराता है यानी कि इंक्रीज़ करता है, तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ यहाँ पे होगा ए स्ट्रक्चर में। उसके बाद अगर डिस्टेंस देखो तो
देखो आपकी मेटा की है, फिर उसके बाद डिस्टेंस इसकी है, तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ यहाँ पे, उससे कम इंक्रीज़ यहाँ पे, उससे कम इंक्रीज़ यहाँ पे, और सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा? नॉर्मल। क्लियर है बात? इन क्वेश्चंस को कैसे सोचना है? ऐसे सोचना है कि इफ़ेक्ट कौन सा लग रहा है, कौन सा डोमिनेट कर रहा है। जो डोमिनेट कर रहा है वो डिस्टेंस से रिलेटेड है, जो डोमिनेट कर रहा है वो मेटा पोजीशन पे काम करता है नहीं करता है। ये सब चीज़ों को देख करके हमको कंपेयर करना है। -i बढ़ाता है, +i डिक्रीज़ करता है, +m डिक्रीज़ करता है, -m इंक्रीज़ करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को। तो ग्रुप कौन कौन से हैं उनकी बेसिस पे भी आंसर हमारा निकलता है। क्लियर? अब इस एसिडिक स्ट्रेंथ का लास्ट क्वेश्चन है आज का। एक है जिसमें हमने Cl लगा दिया, एक में लगा दिया ब्रोमीन, ऑर्थो पे ही लगा रहे हैं सब, और एक में लगा दिया आयोडीन, एक में लगा दिया फ्लोरीन। और पूछ रहे हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अब देखो, आप देख पा रहे हो कि OH तो कॉमन है सब में, हेलोजन लगा हुआ है, और हेलोजन में भी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन लगे हुए हैं। तो अगर -i इफेक्ट देखो, इलेक्ट्रॉन के खींचने की पावर देखो, पुलिंग पावर देखो, तो क्या होना चाहिए? फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, तो फ्लोरीन को फर्स्ट नंबर मिल जाना चाहिए, फिर सेकंड इसको, थर्ड इसको, और फोर्थ इसको। ये बात सबको समझ आती है? ठीक है। लेकिन होता क्या है, चेंज एक आ जाता है इसमें, बाकी सब तो ठीक है, इसमें एक चेंज आता है। चेंज कैसे आता है? ये जो फ्लोरीन वाला स्ट्रक्चर है, इसमें यहाँ पे OH और यहाँ पे फ्लोरीन। अब ये हाइड्रोजन को आ जाएगा लालच, और ये क्या करेगा? ये हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन और एक फ्लोरीन के बीच में फंस गया, ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ये भी अच्छा खासा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ही। तो ये हाइड्रोजन इसके बीच में जब फंसेगा ना, तो यहाँ से करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे तो बॉन्डिंग ही थी, इससे कर लेगा हाइड्रोजन, और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ये H ट्रैप हो गया ना, एक बॉन्ड से जुड़ गया। बाकी केसेस में ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे ट्रैपिंग हो गई H की। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ, जैसा कि हम सोच रहे थे कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा खींचेगा तो सबसे ज़्यादा डिस्पर्स कराएगा, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ पुल करेगा ज़्यादा, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन H क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ट्रैप हो गया, तो इस केस में एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा कम। और बाकी जो ऑर्डर है वो जो हम सोच रहे थे वही होगा। मतलब अब फर्स्ट नंबर पे कौन आ जाएगा? क्लोरीन। फिर सेकंड नंबर पे कौन आएगा? सेकंड नंबर पे हम ये थर्ड नंबर पे जिसको सोच रहे थे वो सेकंड पे चला गया, सेकंड वाला थर्ड पे, थर्ड वाला फोर्थ पे चला जाएगा, ऐसे आयोडीन आ गया। और सबसे लास्ट में कौन पहुंच जाता है? फ्लोरीन वाला। किसने रोल प्ले किया इसमें? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये H ट्रैप हो गया, और एक्स्ट्रा कोई भी बॉन्डिंग आ जाएगी तो क्या हो जाएगा? H ट्रैप हो गया। H ट्रैप हो गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या है? H को निकलना है, तो डाउन हो जाएगी। क्लियर? अब ये कम से कम मैंने 4 या 6 क्वेश्चन आपको कराए होंगे। एक बार आपने मेरे साथ साथ इसको सोचा है, अब एक बार
क्लास जब ख़त्म होगी तो आराम से बैठ करके किस में क्या क्या पॉइंट बताया गया उसको सोचना। कोई पॉइंट ऐसा है जो क्लियर नहीं हो रहा है तो अगली क्लास में आप तुरंत पूछना, ठीक है? क्योंकि ये बड़े इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सब ऑर्डर पूछ ही लिए जाते हैं। और अगर एक बार क्लिक कर गए, मतलब आपका माइंड इसमें चलने लगा, तो आप आराम से इनको सॉर्ट आउट कर लेते हो, निकाल ही लेते हो। और नहीं चलता है तो ये परेशान भी बहुत करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एसिडिक नेचर डिस्कस किया जाता है सबसे पहले, कि कुछ ऐसे रिएक्शंस बताइए, कुछ ऐसे रिएक्शंस जो आपका एसिडिक नेचर शो करते हैं। तो फिनॉल हमें पता है कि एसिडिक है, मतलब इसमें हाइड्रोजन एसिडिक है, तो इसको हाईली एक्टिव मेटल जैसे कि सोडियम है, इससे जब रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या करता है, सोडियम इसको H को रिप्लेस कर देता है और यहाँ पे ONA बना लेता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। सोडियम फिनॉक्साइड बोलते हैं इसको। क्लियर है? सिंपल रिएक्शन है, बस एसिडिक नेचर है तो एल्कली मेटल क्योंकि बेसिक होता है तो एसिड और बेस के रिएक्शन से ये एसिड है, बेस के रिएक्शन से सॉल्ट बनता है। और इसकी स्पेशलिटी क्या है, यहाँ हाइड्रोजन गैस रिलीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हम लोग इसको एसिडिक है तो बेस से ट्रीट कर दें, विद एल्कली ट्रीट करवा दो। एल्कली मतलब NaOH ले लो, KOH ले लो, तब क्या करेगा ये, जब NaOH और KOH से ट्रीट कराते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। ये एसिड है, ये बेस है, तो सॉल्ट बनेगा और क्या बनेगा, वाटर। क्लियर है बात? यहाँ पे बना दो ONA और यहाँ पे इसका H और इसका OH क्या बना लेंगे, H2। सबको क्लियर है? अब देखो, यही रिएक्शन अल्कोहल में भी OH होता है, यही रिएक्शन अगर करवाया जाता है अल्कोहल से तो अल्कोहल आपका NaOH से जब रिएक्शन कराते हो बेस से तो ये रिएक्ट नहीं करता, जबकि फिनॉल कर देता है। तो इससे ये पता लगता है कि भाई फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन फिनॉल की करा देते हैं जिंक डस्ट से रिएक्शन। मतलब आपके पास फिनॉल है, उसमें जिंक ऐड कर दो, या जिंक डस्ट ले लो उसमें फिनॉल ऐड कर दो। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछा जाता है। तो ये क्या करता है, ये जिंक डस्ट जो होता है ना, यहाँ से ZnO बना देता है और ZnO बन जाता है और यहाँ पे बेंजीन। पूछा जाता है आपको कौन सी कोई रिएक्शन ऐसी बताइए जिससे आप फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट कर सकते। फेमस रिएक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें अमोनिया से करवा दो। अमोनिया का भी आपको पता है बेसिक नेचर होता है, अमोनिया बेसिक होती है। अमोनिया से अगर करवा देते हैं
एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन 675 केल्विन टेम्परेचर हाई रखते हैं। तो अमोनिया होती है बेसिक, ये होता है एसिडिक। तो क्या करेगा, ये H+ दे देगा और H+ निकल जाएगा यहाँ से। यहाँ H2O और यहाँ पे एमीन। तो अगर आपसे रिएक्शन पूछा जाए कि फिनॉल से आपको बनाना है एनिलीन, इस कंपाउंड को बोलते हैं एनिलीन, तो आप कौन सा रिएक्शन यूज़ करोगे? तो आप बोलोगे फिनॉल की अमोनिया से रिएक्शन करवा दो एनहाइड्रस ZnCl2 हाई टेम्परेचर, तो एनिलीन। अब बड़ा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको बोलते हैं हम लोग एस्टरिफिकेशन। टाइम बताइएगा बच्चों। एस्टरिफिकेशन, 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 ठीक है। एस्टर फॉर्मेशन होना है। एस्टर फॉर्मेशन होता कैसे है? अगर देखो आप, एस्टर बनाना है हमको, RCOOR, ये होता है एस्टर। किसको यूज़ करके बनाना है? फिनॉल को यूज़ करके, क्योंकि रिएक्शन किसका है? फिनॉल का रिएक्शन है, तो फिनॉल को ही यूज़ करके बनाएंगे। तो इससे बनता क्या है? देखो, इससे बनते हैं फिनाइल ईस्टर। फॉर्म करते क्या है? पहले सिंपल वे में समझते हैं, फिर समझेंगे इसका मैकेनिज्म। ये है फिनॉल, इसकी रिएक्शन करा दो एसिटाइल क्लोराइड से, इसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा दो, होगा क्या? कोई बेस ले लेते हैं, बेस में इसमें पिरिडीन, बेसिक मीडियम बनाना है, पिरिडीन। एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा दिया। अब एसिटाइल क्लोराइड से जब रिएक्शन होता है तो होता कैसे? देखो, ब्रेकिंग कैसे? यहाँ पे ये H अलग होगा, H+, और ये वाला आयन बनेगा माइनस फिनॉक्साइड। ये जनरेट हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे माइनस चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप होगा। ये रेड से जो बता रहे हैं, ये दिखेगा नहीं, मतलब ये अंदर की बात है, मैकेनिज्म की बात है। तो ये आपका CH3CO, ये पॉजिटिव सेंटर, ये कार्बन बन गया, और ये आपका O वाला निगेटिव सेंटर बन गया। तो होता क्या है कि ये जो ग्रुप है फिनाइल और ये O-, पूरा फिनॉक्साइड आयन, इस पे माइनस का चार्ज है, तो ये इस कार्बन पे आकर के अटैच हो जाता है। और ये H+ और ये जो Cl होता है, ये आपका अलग हो जाएगा, Cl अलग होगा इसमें सेंटर। हम इसको ना बनाते, इसको बनाते हैं, Cl अलग होना है, HCl निकालना। ये Cl- के रूप में, ये पॉजिटिव के रूप में, यहाँ पे ये वाला पार्ट माइनस, ये पॉजिटिव। तो आपको पता है रिएक्शन में माइनस पार्ट प्लस से जुड़ेगा, और ये H+ Cl- से अटैच होके HCl के फॉर्म में अलग हो जाएगा। क्लियर है बात? इस कंपाउंड को अगर देखो तो ये कंपाउंड होता है आपका, ये फिनाइल ग्रुप है, और ये हो गया आपका CH3COO, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं फिनाइल
इथेनोएट। हमेशा क्या ध्यान रखना है, एस्टर का नेमिंग कभी भी करना है तो एस्टर के नेमिंग में ध्यान रखना है कि जो आपका ओ सिंगल बॉन्ड ऐसे आर लगा हुआ है, जो भी एल्काइल लगा इस तरीके से लगा है, इसको एल्काइल बोलते हैं। और जो इस बॉन्ड से अटैच होता है डबल बॉन्ड वाले से, इधर जो आर लगा होता है उसको एल्केनोएट। तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो यहाँ पे इस सिंगल बॉन्ड वाले ओ के साथ ये लगा हुआ था फिनाइल, इसलिए इसको फिनाइल बोल दिया। और ये वाला जो ग्रुप है इसको पूरे को एल्केनोएट बोलना था हमको, 1,2 कार्बन है तो इथेनोएट। क्लियर है बात? तो क्या बना, ये फिनाइल एस्टर बना, इसमें फिनॉल की रिएक्शन करा दी एसिटाइल क्लोराइड से। अब मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म कैसे दिखाया है वही चीज़, थोड़ा सा ब्रेक करके दिखाएंगे। बात हुई पिरिडीन, पिरिडीन है बेस, ये एसिड है, बेस जैसे ही इसके पास आएगा क्या होगा, यहाँ से ये H+ निकलेगा। H+ निकल गया अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दे करके। जब इलेक्ट्रॉन पेयर को दे करके निकलेगा तो यहाँ पे O- आ जाएगा, फिनॉक्साइड आयन। अब फिनॉक्साइड आयन क्रिएट हो गया। अब इसके ऊपर किसको अटैक करना है, CH3COCl को अटैक करना है। और CH3COCl में क्या बना, इसको अगर इधर भेज दे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये कैसा बन जाएगा, निगेटिव। इतनी बात क्लियर है? और इस पॉजिटिव पे अब ये वाला निगेटिव जो है ये अटैच होगा आकर के। तो फाइनल में हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, अगर हम देखें तो ये C था, इसको बना रही हूँ। ये एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया, अगर यहाँ पे माइनस नहीं दिखाते, यहाँ पे प्लस नहीं दिखाते, यहाँ पे सीधे अभी केवल ये दिखा रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। ये इधर गया तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, और इस पे जैसे ही प्लस जनरेट होगा यहाँ पे आकर के ये अटैच हो जाएगा, ये वाला माइनस, और ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर से बना लेगा बॉन्ड। यहाँ पे Cl एज इफ लगा हुआ है और CH3 एज इफ। क्लियर है बात यहाँ तक की? अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये फिर से इधर आएगा। जब इस पे आएगा डबल बॉन्ड तो 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया, 4 पहले से थे, एक और आने लगा तो 5 बॉन्ड क्रिएट होंगे कार्बन पे। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये Cl निकलेगा। अब Cl वाला ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर निकल जाएगा तो ये Cl- बनाएगा, और Cl- यहाँ से फ्री जब होगा तो यहाँ पे H+ फ्री हुआ था यहाँ से, और यहाँ से Cl- फ्री हो गया। तो अब ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, HCl, और HCl के फॉर्म में निकल जाएंगे। ऐसे भी लिख सकते हो इसको। अगले स्टेप में यहाँ पे HCl बन गया, और ये HCl निकल गया माइनस के फॉर्म में, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया नीचे, तो फिर से हमारा स्ट्रक्चर वही बन गया। इसको फिनाइल, इसको एथेनोएट। क्लियर मैकेनिज्म? फिनॉक्साइड बना,
अब देखो, ये एस्टरिफिकेशन हमने एसिटाइल क्लोराइड से भी कराया और एक एस्टरिफिकेशन हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड से भी करा सकते, उसको भी एस्टरिफिकेशन है। एसिटिक एनहाइड्राइड होता है एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड, मतलब एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स को लेकर के उसमें से एक वाटर निकाल दो तो एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाता है, और उससे जब रिएक्शन कराते हैं तो उसको भी हम लोग बोलते हैं कि एस्टरिफिकेशन कराते हैं। तो कैसे कराना, ये रहा फिनॉल, ये है अपना एसिटिक एनहाइड्राइड, दो मिथाइल लगे हुए हैं, दो CO हैं और पिरिडीन आएगा, बेस का काम करेगा, ये यहाँ पे ब्रेक होगा, ये H+ बनाएगा, ये माइनस सेंटर बनाएगा, और ये माइनस सेंटर में अब क्या होगा, इस सेंटर पे वो काम होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप होगा, और जब इस सेंटर पे पॉजिटिव डेवलप होगा तो आपको पता है कि पॉजिटिव डेवलप होगा तो इस पे आकर के ये O- अटैच होगा, और जब ये O- अटैच हो जाएगा तो देखिए ये ग्रुप तो हमारे पास है ही है, इस प्लस पे इसको अटैच कराना है तो अटैच करा देते हैं, पहले O, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड से ये फिनाइल ग्रुप, ये अटैच हो गया। अब ये तो फिनाइल एथेनोएट हमारा बन गया, बाकी क्या बना ये भी देख लेते हैं। यहाँ से H+ रिलीज हुआ था, वो ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उससे अटैच हो जाएगा, एसिटिक एसिड भी बन जाएगा। मतलब जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा रहे थे तो एसिटिक एसिड भी बन रहा था, फिनाइल एथेनोएट भी बन रहा था, और जब हमने पिरिडीन की प्रेजेंस में ये एसिटाइल क्लोराइड से कराया था तो यहाँ पे एसिड कौन सा बना था, HCl बना था। ये प्रोडक्ट तो सेम है, एक HCl बाई प्रोडक्ट बना और यहाँ पे एक एसिटिक एसिड बाई प्रोडक्ट। क्लियर? बाकी लोगों की बैटरी जा चुकी है क्या? आवाज़ नहीं आ रही है, सब एकदम माहौल ऐसा ऑर्गेनिक में इतना माहौल कैसे बन गया, बिल्कुल शांत। एक्चुअली रिएक्शंस ज़्यादा हो रही हैं इसलिए एकदम बहुत ही सिंपल रिएक्शन, फ्राइज रीअरेंजमेंट या फ्रेज रीअरेंजमेंट क्या है, बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है, ये जो हमने फिनाइल ईस्टर अभी बनाया था ना, इस फिनाइल ईस्टर को ट्रीट करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, मीडियम रखा जाता है CS2, कार्बन डाइसल्फाइड बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, इसके मॉलिक्यूल में रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट को बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। होता क्या है देख लेते हैं भाई, फिनाइल ईस्टर ले लेते हैं, जो भी प्रोडक्ट में बनाया था उसी में होता है। तो प्रोडक्ट क्या बना था हमारा, एक तो फिनॉक्साइड, ये O था, इसके साथ अटैच हुआ था COCH3, यही था फिनाइल ईस्टर या इथेनोएट। इसमें रीअरेंजमेंट होना है किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 इन CS2 सॉल्वेंट्स, कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट की तरह। होता क्या है,
ये वाला जो ग्रुप है ना, ये अटैच हो जाएगा, एक बार ऑर्थो पे एक बार पैरा पे। यही रीअरेंजमेंट है और कुछ खास नहीं। ये O है यहाँ पे, इस ग्रुप को अटैच होना है एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे। तो अटैच ऐसे तो होगा नहीं, यहाँ के H को हटाएगा पहले। तो जब यहाँ का H हटता है तो इसके O के साथ अटैच हो जाता है, OH बन जाता है और यहाँ पे ये ग्रुप एज इफ लग जाता है। कैसे? इसने बनना है OH और यहाँ पे बनना है, इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्राइज रिएक्शन। है क्या? देखो नाम देख लेते हैं। इसको बोल सकते हैं, देखो ये जो कंपाउंड है, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर COCH3 लगा हुआ है केवल, तो इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन। ये कीटोन ग्रुप है बेसिकली। ये कौन सा ग्रुप है? कीटोन। कहीं पे भी नाम में अगर ओन आ रहा है तो मतलब वहाँ कीटोनिक ग्रुप है। इसका जनरल नेम होता है एसीटोफिनोन। इस एसीटोफिनोन पे एक बार ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी लगा दिया, एक बार पैरा पे, तो नाम ऐसे बोल सकते हैं, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन बनता है, और एक बार पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। क्लियर? या आप नाम ऐसे भी दे सकते थे, 2 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, 4 हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन। कुछ खास था? बस आपको ये पता होना चाहिए फिनाइल एथेनोएट का स्ट्रक्चर और रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है, मतलब उसको कन्वर्ट करना है एल को फिनॉल में, और फिनॉल आपका इस पे बनेगा, H लगाना है, और इसको एक बार ऑर्थो एक बार पैरा। हो गया। अब आज के लिए रहने देते हैं, क्योंकि फिर एक साथ बहुत ही ज़्यादा रिएक्शन हो जाएगा।